क्या हमारे पास फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है? क्या हमें फार्मूला में कहीं पर भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है? आंसर है नो। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। और लास्ट वन काइनेटिक फ्रिक्शन के हवाले से कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द सरफेस से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास चाहे स्पीड बढ़े या स्पीड कम हो, आप काइनेटिक फ्रिक्शन को चेंज नहीं कर सकते। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ग्रो करती है। तो लास्ट पॉइंट कि काइनेटिक फ्रिक्शन ये इंडिपेंडेंट होती है रिलेटिव वेलोसिटीज के। और इसी वजह से ग्राफ में आपने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द सर्फेसेस, ये जो सर्फेसेस आपस में स्लाइड कर रही हैं। तो ये बच्चे हमारे पास ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं फ्रिक्शन के, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज करेक्ट। तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कंसोलिडेशन के साथ। और क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा यह गया है कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। एंगल क्या गिवन है? 30 डिग्री, जिसपे ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट, ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करने के काबिल हो गई, स्टार्ट करना मोशन हो गई, बताओ वो एंगल क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन हो और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट अभी मूव करना स्टार्ट करे, तो वो आपका एंगल ऑफ रीपोज होता है। और एंगल ऑफ रीपोज का रिलेशन क्या होता है? एंगल ऑफ रीपोज का tan अगर लें तो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो यहां पर सिंपल आपका क्वेश्चन है, अगर आपको एंगल गिवन है उसका tan ले लो। tan 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1/√3 होती है, और 1/√3 कितना होता है? 0.577। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या है? बीटा। तो कभी भी आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आए और उस इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन के अंदर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो, एंगल पूछा हो, या फिर आपके पास एंगल गिवन हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा हो, तो आप tan थीटा इक्वल टू म्यू के फार्मूला से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कई क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड ऐसे भी होंगे जहां पर आपको नेट फोर्स फाइंड करनी पड़ती है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन बच्चे ये कि जब हमारी फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी अप्लाई हो रही हैं। कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस पर बैकवर्ड फोर्स एक और भी है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होती हैं वहां नेट फोर्स फाइंड करनी पड़ती है, और नेट फोर्स सम नहीं आएगी, डिफरेंस के इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। फिर आप अप्लाई करोगे किसको? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलेरेशन। और अगर आपकी एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड है तो फिर इस फोर्स के थ्रू आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा फोर्सेस प्रेजेंट है, और एक से ज्यादा अगर फोर्सेस प्रेजेंट है तो पहले आपने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, फिर आपको वो एक्सेलेरेशन फाइंड करने में हेल्प करेगी। अगर आप सिर्फ अप्लाइड फोर्स ले लोगे तब भी आपका आंसर गलत है, अगर आप फ्रिक्शन ले लोगे तब भी आपका आंसर गलत होगा। एक और क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब ऐसा होता है कि आपके पास अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल हो? जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्वेश्चंस के अंदर, कि कई दफा क्वेश्चंस में ये चीज हमें यूज करनी पड़ती है। कब हमें पता चलता है कि अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है? आंसर होगा जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म हो। हमारी स्पीड यूनिफॉर्म हो मतलब कांस्टेंट हो। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होंगे तो जब आप नेट फोर्स फाइंड करोगे दोनों के डिफरेंस से, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? वो जीरो के इक्वल आएगा।
और जब नेट फोर्स जीरो के इक्वल तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, जीरो के, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बजाय फोर्स देने के फ्रिक्शन देगा, तो आपने करना क्या है, आपने इसे घबराना नहीं है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या स्पीड यूनिफॉर्म हो तो फिर जो अप्लाइड फोर्स होती है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। अपने क्वेश्चन में उस फोर्स को यूज करोगे और जो अननोन वेरिएबल होगा वो फाइंड हो जाएगा। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।